इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंशियल एम्पलीफायर का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं ओपन लूप के लिए बता चुका हूं आप लोगों को। मैंने उसमें बताया था कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो होता है डिफरेंस ऑफ इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। इस कॉन्फ़िगरेशन में, इस एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन में इसके दोनों टर्मिनल पे इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया जाता है और इन दोनों के डिफरेंस को ये एम्पलीफाई करता है। जबकि इससे पहले हम लोग दो और एम्पलीफायर पढ़े थे, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में सिर्फ इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट दिया जाता है, नॉन इन्वर्टिंग ग्राउंडेड होता है। फिर दूसरा हम लोग नॉन इन्वर्टिंग पढ़े थे। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया जाता है और इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड किया जाता है, जबकि इसमें दोनों इनपुट टर्मिनल पे इनपुट वोल्टेज देते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। इन दिस एम्पलीफायर सर्किट टू इनपुट वोल्टेज V1 एंड V2 आर अप्लाइड एट बोथ इनपुट टर्मिनल ऑफ एन ऑप एम्प। वही चीज़, ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है इसमें दो वोल्टेज V1 एंड V2 इसके दोनों टर्मिनल पे अप्लाई किया जाएगा। V1 वोल्टेज आप देखोगे ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया गया है और V2 वोल्टेज इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया गया है। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट में मैंने लिखा है बेसिकली दिस एम्पलीफायर एम्पलीफाई द डिफरेंस ऑफ टू इनपुट सिग्नल। ये दोनों इनपुट सिग्नल के डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है। यहाँ पे जो वी आउट होगा इसका आउटपुट वोल्टेज, इवन मैं मैथमेटिकली इसको प्रूफ भी कराने वाला हूँ। इसका मैथमेटिकल वैल्यू आएगा RF डिवाइडेड बाई R1 इंटू V1 माइनस V2। और आप लोगों को मैं बताऊँगा कि यहाँ पे जो RF बाई R1 होगा ये गेन ऑफ दिस एम्पलीफायर होगा, RF बटा R1। सो ये तो गेन की बात हो गई। और V1 बाई V2, V1 माइनस V2 समझ लेते हैं ये डिफरेंस ऑफ इनपुट सिग्नल। तो इस तरीके से आप देखोगे क्या कि ये जो V आउट है इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ये तो गेन हो गया RF बाई R1 गेन हो गया। और V1 माइनस V2 को आप इनपुट सिग्नल नहीं बोल सकते, इसको आप बोलोगे डिफरेंस ऑफ इनपुट सिग्नल, डिफरेंस ऑफ इनपुट सिग्नल। क्लियर है? वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि डिफरेंस ऑफ इनपुट सिग्नल को ये एम्पलीफाई करता है। और लास्ट स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है इन दिस एम्पलीफायर नाइदर इनपुट इज ग्राउंडेड। इस एम्पलीफायर में कोई भी इनपुट टर्मिनल ग्राउंडेड नहीं होता है और ये एक क्लोज लूप कन्फिग्रेशन है। थोड़ा इसके सर्किट को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप इस सर्किट को देखोगे तो ये क्लोज लूप कन्फिग्रेशन बना है। इसमें फीडबैक कंपोनेंट्स RF अप्लाई किया गया है। दो इनपुट टर्मिनल दो इनपुट टर्मिनल इसमें होता है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और इन्वर्टिंग टर्मिनल। दोनों पे V1 और V2 अप्लाई किया गया है। V2 जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है उसके कारण यहाँ पे एक करंट फ्लो हो रहा है जिसको I1 बोलेंगे, और V1 जो अप्लाई किया गया है उसके कारण यहाँ पे एक करंट फ्लो होगा, इसको I2 बोलेंगे। और चूंकि ये आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर है तो इसका इनपुट करंट यानी कि II का वैल्यू 0 होगा, जो कि ऑलरेडी वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं। वैसे ही यहाँ पे भी ये जो I2 करंट है ये इस एम्पलीफायर में यानी कि ऑप एम्प में नहीं जाएगा। यहाँ पे भी II का वैल्यू 0 होगा बिकॉज इसका इनपुट रेसिस्टेंस जो होता है वो इन्फिनाइट होता है। कहने का मतलब क्या है, अगर पूरा कंक्लूजन देखा जाए करंट का तो यहाँ से I1 जो फ्लो होगा इस नोड A पे पहुँचेगा और इधर फ्लो होगा। इधर जो करंट फ्लो होगा इसको हम लोग IF नाम दे देंगे, फीडबैक करंट नाम दे देंगे, और इस तरीके से ये फ्लो हो जाएगा। वैसे ही ये जो I2 होगा ये भी नोड B पे जाएगा और B से ये R3 से होते हुए फिर ग्राउंड में चला जाएगा। तो ये तो सर्किट का बात रहा। अब इसमें हम लोग को दो मैथमेटिकल वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक वी आउट के लिए वैल्यू फाइंड आउट करना है यानी कि आउटपुट वोल्टेज का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, और दूसरा इसका गेन का वैल्यू AV का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मैं बता भी चुका हूँ कि V0 का वैल्यू RF बाई R1 इंटू V1 माइनस V2 होगा, ये आउटपुट का वैल्यू हो गया, और गेन का वैल्यू ये होगा। अब इसी को हम लोग इस वैल्यू को मैथमेटिकली हम लोग फाइंड आउट करेंगे बाय द डेरिवेशन मेथड। इस सर्किट में ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट करने का दो तरीका होगा, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट मेथड स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट मेथड क्या है। फर्स्ट मेथड, और ये जो टॉपिक है ये सीखने वाला टॉपिक है, आप डेरिवेशन को अच्छे से देखोगे
समटाइम्स इस पे जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है उस न्यूमेरिकल में हो सकता है कि आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू फार्मूला भूल जाते हो, तो उस केस में आपका अगर डेरिवेशन पता रहेगा तो डेरिवेशन मेथड से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो पहला जो मेथड होगा ये हम लोग KCL मेथड, KCL से फाइंड आउट करेंगे, KCL मेथड, ठीक है। और दूसरा मैं मेथड पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को सुपरपोजिशन मेथड, ठीक है। और KCL के लिए मैंने बताया भी है आप लोग को कि जब भी KCL अप्लाई करेंगे तो नोड A पे अप्लाई करेंगे। इन्वर्टिंग पे भी हम लोग नोड A पे ही अप्लाई किए थे, नॉन इन्वर्टिंग में भी नोड A पे ही अप्लाई किए थे, और अभी जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर पर है इस केस में भी नोड A पे ही हम लोग KCL अप्लाई करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट से हम लोग ये भी जाने हैं कि इस नोड का वोल्टेज और इस नोड का वोल्टेज दोनों सेम होगा। तो नोड A पे जो वोल्टेज होता है उसको VA बोलते हैं, और नोड B पे जो वोल्टेज होता है उसको VB बोलते हैं, और दोनों इक्वल होता है, तो VA इक्वल टू VB हो जाएगा। और ये जो KCL मेथड है इसको अप्लाई करने से पहले आपको ना VB का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पे नोड B पे वोल्टेज का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। अगर ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हो नोड B का वोल्टेज तो आपके लिए आगे डेरिवेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक बात मैंने बताया कि यहाँ से जो I2 करंट फ्लो होगा ये नोड B पे तो जाएगा बट इस एम्पलीफायर में इन नहीं करेगा, ऑप एम्प में इन नहीं करेगा। ये I2 जो है इधर R3 से पास हो जाएगा। तो आप देखोगे क्या कि सेम करंट I2 जो है R2 और R3 से फ्लो होता है। अगर सेम करंट I2 और R3 से फ्लो होगा तो आप बोल सकते हो कि R2 और R3 सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। दो तरह का रेसिस्टेंस का कनेक्शन होता है, सीरीज और पैरेलल। तो आप लोगों को पता होगा कि सेम करंट फ्लो होता है रेसिस्टेंस में तो सीरीज कनेक्शन बोला जाता है। अब ये जो सीरीज कनेक्शन है और यहाँ पे एक क्लोज लूप सर्किट भी बन रहा है, ठीक है। सीरीज कनेक्शन तो है ही, साथ ही साथ ये क्लोज लूप सर्किट बन रहा है। ये मान लो कोई वोल्टेज सोर्स है और वोल्टेज सोर्स का सिर्फ एक प्लस टर्मिनल इस पे अप्लाई है, तो नेगेटिव टर्मिनल ऑब्वियसली इसका ग्राउंडेड होता है। तो इसको आप ऐसे समझो, ये कोई मान लो V1 वोल्टेज सोर्स है, मैंने DC ले लिया। आप चाहो तो AC वोल्टेज सोर्स भी ले सकते हो, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका रजिस्टर जो है R2 है और R3 से ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये आप R3 ले लो ऐसे, दिस वन इज R3। तो यहाँ पे एक क्लोज लूप सर्किट बन गया, उसको मैं अलग से यहाँ पे बना दिया। और मैं एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगा कि R3 के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही यहाँ नोड B का वोल्टेज होगा, क्योंकि R3 जो है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है और ये B नोड और ग्राउंड के बीच में कनेक्टेड होगा। तो R3 के क्रॉस अगर वोल्टेज निकाल देते हो तो नोड B का वोल्टेज यानी कि VB का वैल्यू निकल जाएगा। आप लोग वोल्टेज डिवीज़न रूल जानते होंगे, वोल्टेज डिवीज़न रूल जानते होंगे। वोल्टेज डिवीज़न रूल के थ्रू हम लोग जब सीरीज में रेसिस्टेंस कनेक्टेड होता है तो किसी एक रेसिस्टर के क्रॉस जब वोल्टेज निकालना होता है तो उसका वोल्टेज हम लोग निकाल लेते हैं। तो R3 के क्रॉस जो वोल्टेज है वही VB है, यानी कि VB हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? तो R3 के क्रॉस वोल्टेज निकाल लो। मान लो इसके क्रॉस वोल्टेज VB है, अब इस VB का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसका तरीका होता है अप्लाइड वोल्टेज, तो अप्लाइड वोल्टेज आपका V1 हो गया इनटू this resistance across which we have to find the voltage value and the sum of resistance R2 plus R3। ये तो दो रेसिस्टेंस है, 3 4 कितना भी रेसिस्टेंस होगा तो सबका सम निकालते हैं। तो इस तरीके से हमने VB का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब फाइनली यहाँ पे VB का वैल्यू लिख लो, V1 इंटू R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3। इसको इक्वेशन 1 लिख लो। तो इस तरीके से हम लोगों ने VB का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग KCL अप्लाई करेंगे, KCL मेथड यूज कर रहे हैं तो KCL अप्लाई करना है नोड A पे। तो लिखेंगे अप्लाई KCL एट नोड A। आप KCL अप्लाई करो नोड A पे तो आप लिख सकते हो I1 इक्वल टू IF। पिछले वीडियो में हम लोग समझे भी थे कि I1 इक्वल टू IF क्यों लिखेंगे, क्योंकि इस नोड पे I1 इनकमिंग करंट है और IF आउटगोइंग करंट है। तो KCL रूल यही बोलता है कि किसी नोड पे सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल होता है सम ऑफ आउटगोइंग करंट है। तो I का वैल्यू और IF का वैल्यू, और I और IF का वैल्यू आप लोग को निकालना मैं सिखा चुका हूँ। I जो है V2 और VA के बीच में, यानी कि दो वोल्टेज के बीच में फ्लो हो रहा है, तो इसको I के बदले I का वैल्यू लिखोगे V2 माइनस
V2 माइनस VA डिवाइडेड बाई R1 इक्वल टू लिखोगे, IF का वैल्यू लिखोगे, IF जो है ये VA और V0 के बीच में फ्लो हो रहा है, तो इसको लिखोगे VA माइनस V0 डिवाइडेड बाई RF। बस इसके बाद अब इसको सॉल्व कर लेना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको दो पार्ट में तोड़िए इस इक्वेशन को। तो आप लिख सकते हो V2 बाई R1 माइनस VA बाई R1 और यहाँ से 1 बाई RF को कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा VA माइनस V0। क्लियर है? इस RF को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो इधर, तो ये इक्वेशन कैसे आ जाएगा, इसको लिखेंगे RF बाई R1 इंटू V2 माइनस, फिर इस RF को इस टर्म में मल्टीप्लाई करोगे तो RF बाई R1 इंटू VA इक्वल टू आ जाएगा VA माइनस V0। क्लियर है? चलिए फिर देखते हैं आगे। नेक्स्ट स्टेज में VA को इधर भेज दो लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये इक्वेशन बन जाएगा RF बाई R1 V2 माइनस RF बाई R1 VA माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस VA इक्वल टू माइनस V0। इन दोनों में VA कॉमन है, VA को कॉमन ले लेते हैं, तो ये इक्वेशन बनेगा RF बाई R1 V2 माइनस, इन दोनों में VA को कॉमन लेना है, तो ऐसे लिखोगे RF बाई R1 और माइनस माइनस VA कॉमन ले रहे हैं, तो जब माइनस VA कॉमन लोगे तो ये प्लस 1 इंटू VA कॉमन था तो VA कॉमन हो गया इक्वल टू माइनस V0। इस पूरे इक्वेशन से माइनस कॉमन ले लोगे, माइनस कॉमन लो तो ये आ जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिखो V0 माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अच्छा इधर से माइनस कॉमन लोगे तो ये वाला टर्म आपका प्लस होने वाला है, तो ये हो जाएगा RF बाई R1 प्लस 1 इंटू VA और ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा RF बाई R1 V2। आप इस इक्वेशन को खुद से भी सॉल्व कर दो, दोनों तरफ माइनस कॉमन ले लो, माइनस वाला टर्म प्लस हो जाएगा और प्लस वाला टर्म माइनस हो जाएगा। और इस तरीके से हम लोग इस इक्वेशन का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब VA का वैल्यू को आपको पुट करना है। ऑलरेडी VA का वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं हम लोग शुरू में ही यहाँ पे VB का वैल्यू फाइंड आउट किए थे और मैं बताया था कि VA इक्वल टू VB होता है, वर्चुअल ग्राउंड से VA इक्वल टू VB होता है। तो आप VB का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, यानी कि VA का भी वैल्यू फाइंड आउट, आप इसको VA इक्वल टू VB इक्वल टू इतना लिख लो। और अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ VA इन अबव इक्वेशन। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, VA का वैल्यू देखोगे क्या आया था, ठीक है। तो VA का वैल्यू आया था, तो आप पहले V0 लिखो, V0 इक्वल टू RF बाई R1 प्लस 1 एंड द वैल्यू ऑफ VA इज V1 R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3। सो ये वैल्यू हम लोग किसके बदले लिखे, VA का वैल्यू VA के बदले लिखे, यहाँ से VA का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए, माइनस RF बाई R1 इंटू V2। सो गाइज ये फाइनल V0 का वैल्यू आ गया, ये फार्मूला हम लोग फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। बट एक चीज़ और है यहाँ पे जो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। जनरली इस सर्किट्स में RF और R3 का वैल्यू सेम रहता है, यानी कि इन दोनों रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम रहता है, RF और R3 का वैल्यू। वैसे ही R1 और R2 का वैल्यू सेम रहता है मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल में। इवन इसका जब हम लोग इससे जब डिफ्रेंशिएटर वगैरह का डिज़ाइन करेंगे तो आप देखोगे ये दोनों वैल्यू सेम रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक काम करेंगे, हम लोग लिखेंगे या ऐसे लिखो, इफ़
R2 इक्वल टू R1 और RF इक्वल टू R3। अब इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे RF है वहाँ पे R3 पुट करेंगे और जहाँ जहाँ R2 है वहाँ पे R1 पुट करेंगे। तो देखोगे ये इक्वेशन क्या बनेगा, V0 इक्वल टू आ जाएगा RF के जगह पे R3 पुट करोगे तो इस RF के जगह पे R3 लिखेंगे, ये ऑलरेडी R1 है रहने दो, +1, क्लियर है। फिर यहाँ पे देखो ये V1 ये R3 है, R3 के बदले तो R3 ही रहने देना है, R3 ही रहने दो, डिवाइडेड बाई यहाँ पे देखोगे R2 है तो R2 के बदले R1 लिखना है, R2 के बदले R1 प्लस R3 है, R3 ही रहने दो, क्लियर है। प्लस फिर से यहाँ पे देखोगे RF है, RF के बदले R3 लिखना है, तो RF के जगह पे R3 लिखोगे तो ये इक्वेशन बनेगा R3 बाई R1 V2, क्लियर है। अब इसको एलसीएम लेके ऐड करो, जब इसको एलसीएम लेके ऐड करोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा R1 R3 प्लस R1, या फिर इसको लिखो R1 प्लस R3, क्लियर है, इनटू V1 R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R3 प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस होगा, इसको लिखोगे माइनस R3 बाई R1 V2। एक चीज़ देखोगे यहाँ पे R1 प्लस R3 है और यहाँ पे भी R1 प्लस R3 है, और ये दोनों जो टर्म है, ठीक है, ये दोनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा V1 R3 बाई R1, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो R3 बाई R1 इंटू V1, और ये इक्वेशन है R3 बाई R1 इंटू V2। और इन दोनों टर्म में, इस टर्म में और इस टर्म में R3 बाई R1 कॉमन है, तो आप R3 बाई R1 को कॉमन ले लो, तो R3 बाई R1 को जब कॉमन लोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा V1 माइनस V2, और ये आपका फाइनल आउटपुट वोल्टेज आ गया, ठीक है। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, V0 इक्वल टू R3 के बदले आप RF भी लिख सकते हो, तो RF बाई R1 इंटू V1 माइनस V2, ये दोनों फार्मूला इसके लिए एग्जिस्ट करेगा। ये ऑलरेडी मैं शुरू में ही आप लोग को बता चुका हूँ कि V0 का जो वैल्यू होगा RF बाई R1 इंटू V1 माइनस V2 होगा, वही चीज़ यहाँ पे आ गया, या फिर R3 बाई R1 इंटू V1 माइनस V2 होगा। तो इस तरीके से ये आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू हो गया। यहाँ पे RF बाई R1 जो होता है वो गेन होता है। तो गाइज ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, जिस KCL मेथड, इसके थ्रू हम लोग फाइंड आउट किए V0 का वैल्यू। अब दूसरा मेथड हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग सुपरपोजिशन मेथड यूज करेंगे। इस जो सेकंड मेथड है सुपरपोजिशन मेथड, इसमें भी हम लोग को नोड A का वोल्टेज का ज़रूरत पड़ेगा। सर्किट में जो नोड A है इस पर वोल्टेज जो होगा उसका ज़रूरत पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी पिछले मेथड में हमने बताया कि VB इक्वल टू VA होगा, और VB का वोल्टेज निकालो तो VA का भी काम चल जाता है, ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे VB इक्वल टू VA और VB का वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो हम लोग लिख लेंगे VA इक्वल टू V1 इंटू R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लो। अब थोड़ा सा देखोगे सुपरपोजिशन मेथड क्या बोलता है, या सुपरपोजिशन थ्योरम जो होता है वो क्या होता है। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है थोड़ा सा उसको समझ लो, फिर मैं इसका डेरिवेशन करा दूंगा। तो इसमें ये बोलता है कि अगर मान लो कोई सर्किट है जिसमें 2 इनपुट अवेलेबल है, तो उस केस में क्या करना होता है कि पहला एक इनपुट अप्लाई किया जाता है, दूसरे इनपुट को ग्राउंड किया जाता है, और उसके लिए एक आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट कर लिया जाता है। जैसे मान लो पहला हम लोग निकालेंगे इन्वर्टिंग पे हम लोग इनपुट अप्लाई करेंगे, नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड कर देंगे, तो ये जो सर्किट है ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बन जाएगा। उस केस में हम लोग V01 फाइंड आउट कर लेंगे, V01 का वैल्यू देखेंगे कि आगे क्या होगा। फिर दूसरा केस लेंगे जो कि नॉन इन्वर्टिंग के लिए होगा, यानी कि पहले वाले टर्मिनल को ग्राउंड कर देंगे और इस पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हम लोग इनपुट अप्लाई करेंगे, और उस केस में जो आउटपुट आएगा उसको V02 बोल देंगे। इसका आगे वैल्यू फाइंड आउट करके देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या होगा। और फाइनली हम लोग क्या करते हैं, जो फाइनल आउटपुट होता है V0 वो होता है V01 प्लस V02। मैं फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा समझने का कोशिश करोगे
मैं बोल रहा हूँ कि एक बार इन्वर्टिंग पे इनपुट देंगे, नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड करेंगे और उसके लिए आउटपुट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दूसरे केस में क्या करेंगे, नॉन इन्वर्टिंग पे इनपुट देंगे, इन्वर्टिंग को ग्राउंड करेंगे और उसके लिए फिर आउटपुट फाइंड आउट करेंगे। 2 आउटपुट मिल जाएगा 2 केस के लिए, और फाइनल जो आउटपुट होगा वो दोनों आउटपुट का सम होगा। चलिए फिर इसी को अब आगे हम लोग डिराइव करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग केस 1 लेंगे, केस 1 ले लेते हैं। केस 1, तो आप देखोगे क्या कि इस तरह का सर्किट बन जाएगा जब इन्वर्टिंग टर्मिनल पे सिर्फ इनपुट अप्लाई किया जाएगा। आप इस सर्किट का हेल्प ले लो, ये जो सर्किट्स है इसमें इसको ग्राउंड कर दो, इस टर्मिनल को ग्राउंड कर दो, यानी कि ये पूरा सिग्नल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और सिर्फ V2 अप्लाई किए हो तो ये सर्किट ऐसा बन जाएगा। यानी कि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बन गया। और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो आउटपुट होगा इसको V0 1 से लिखेंगे, और इस V0 1 का वैल्यू ऑलरेडी आप लोग जानते हो -RF/R1 इंटू V2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 लिख लो। वैसे ही केस 2 लेंगे हम लोग। केस 2 में मैं बता देता हूँ करना क्या है। केस 2 में आपको करना है कि ये जो इन्वर्टिंग टर्मिनल था अब इसको ग्राउंड करेंगे और नॉन इन्वर्टिंग पे आपको इनपुट सिग्नल अप्लाई करना है। तो फिर इस तरीके का सर्किट बन जाएगा, ठीक है। और इसके लिए जो आउटपुट लिखेंगे V02, यानी कि इसका जो आउटपुट वोल्टेज होगा V02 से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका आउटपुट वोल्टेज आप लोग को ऑलरेडी नॉन इन्वर्टिंग का मैंने बताया था, प्रूफ भी करवाया है, RF/R1 इंटू इस नोड पे यहाँ पे इस टर्मिनल पे जो वोल्टेज होगा वही हमारा इंटू इनपुट वोल्टेज होता है। तो इनपुट वोल्टेज जो होगा, सॉरी ऐसा नहीं है, नॉन इन्वर्टिंग के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो V02 का वैल्यू होगा 1 +RF/R1 इंटू इनपुट वोल्टेज। अब क्वेश्चन ये है कि इसका इनपुट वोल्टेज क्या होगा, ठीक है। तो इसका इनपुट वोल्टेज जो है मैं बता दूं कि VB इसका इनपुट वोल्टेज होगा, VB इसका इनपुट वोल्टेज होगा, ना कि V1 होगा। वो क्यों होगा मैं बता रहा हूँ आप। ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट जब मैं पढ़ाया था तो मैंने ये वाला सर्किट डील किया था, उसमें आप देखे होंगे कि ये जो टर्मिनल होता है, ये इस टर्मिनल पे जो वोल्टेज अप्लाई किया जाता है ये डायरेक्टली ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट टर्मिनल पे होता है। जबकि यहाँ पे इस सर्किट में देखोगे ये जो V1 है ये R2 के थ्रू जा रहा है, तो ये वाला इनपुट वोल्टेज नहीं होगा, ये VB जो होगा यही इसका इनपुट वोल्टेज होता है। क्लियर है। और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि VA = VB, तो आप इस VB के बदले VA लिख लो, तो V02 का वैल्यू हो जाएगा 1 +RF/R1 इंटू VA, और इसको इक्वेशन हम लोग 3 कर लेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे क्या, V01 और V02 का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए। और सुपरपोजिशन में यही तो होता है कि 1 बाई 1 एक एक इनपुट देते हैं, और फाइनली जो लास्ट फाइनल आउटपुट होता है दोनों आउटपुट का सम होता है। सो फाइनल आउटपुट इसका कैसे लिखेंगे, इस सर्किट का फाइनल आउटपुट क्या होगा, सॉरी ये जो सर्किट्स है इसका फाइनल आउटपुट क्या होगा, तो V01 + V02 होगा। सो केस 3 हो जाएगा, केस 3 जो हो जाएगा V0 = हो जाएगा V01 + V02। अब देखो V01 क्या होगा, तो ऑलरेडी वैल्यू फाइंड आउट करके रखे हैं हम लोग V01 का, तो V01 का वैल्यू फाइंड आउट करो इक्वेशन 2 से, -RF/R1 इंटू V2, ठीक है, प्लस V02 का वैल्यू 1 +RF/R1 इंटू VA। क्लियर है। अब इसमें VA का वैल्यू पुट, जो कि ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, VA का वैल्यू ऑलरेडी जानते भी हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे इसको हम लोग -RF/R1 इंटू V2 प्लस 1 +RF/R1, और VA का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ से पुट कर दोगे। अब इसको आगे सॉल्व करो एलसीएम लेके, लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले फिर से आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। ये जो है फाइनल V आउट का वैल्यू आ गया, या तो इसको अरेंज करके लिख लो, V0 = 1 + RF/R1 V1 R3/R2 + R3 -
कुछ नहीं, प्लस वाले को इधर लेके आ गया, माइनस वाले को इधर, ये फाइनल आउटपुट वैल्यू आ गया। और ये आउटपुट वोल्टेज तब आता है, ठीक है, जब आपको RF का वैल्यू, R3 का वैल्यू, R1, R2 ये सारे डिफरेंट रेजिस्टेंस वैल्यू गिवन होंगे। लेकिन जनरली मैं पिछला जो मेथड था उसमें मैंने बताया था कि जनरली ऐसा नहीं होता, RF और R3 इक्वल होता है और R1 R2 इक्वल होता है। तो फिर से वही केस ले लो, इफ़ R1 इक्वल टू R2 या R2 इक्वल टू R1 एंड RF इक्वल टू R3। अब जहाँ जहाँ पे R2 है वहाँ पे R1 पुट कर दो, जहाँ जहाँ पे RF है वहाँ पे R3 पुट कर दो, ठीक है। तो ये V0 फाइनल वैल्यू क्या आएगा, 1 प्लस RF की जगह पे पुट करना है R3 बाई R1 इंटू V1 और R3 की जगह पे R3 ही रहने दो, डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3, सॉरी R2 के जगह पे R1 पुट करना है, R2 इक्वल टू R1 पुट करना है, ठीक है, माइनस RF के जगह पे R3 R1 V2। अब इसको सॉल्व करो, एलसीएम लेके सॉल्व करो, इसको ऐड करो, तो इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा R1 प्लस R3 डिवाइडेड बाई R1 इंटू V1 R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R3 माइनस R3 बाई R1 V2। ये वाला टर्म दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, पहले भी ऐसा हो चुका है, मैं बता भी चुका हूँ। और ये आ गया V1 R3 बाई R1, इसको अगर ऐसे लिखो R3 बाई R1 V1 माइनस R3 बाई R1 V2, और R3 बाई R1 को दोनों टर्म में कॉमन है तो कॉमन ले लो, R3 बाई R1। सो ये इक्वेशन आ जाएगा R3 बाई R1 इंटू V1 माइनस V2। ये आपको फाइनल आउटपुट वैल्यू आ गया, जो कि फर्स्ट मेथड से भी यही वैल्यू है। चाहे कोई भी मेथड यूज करो, आपको इसको याद रखना है। ये वाला फार्मूला तब अप्लाई करेंगे, आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, ये फार्मूला तब अप्लाई करना है जब इस RF का और R3 का वैल्यू सेम हो और R1 और R2 का वैल्यू सेम हो, तो उस केस में ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर RF और R3 नॉट इक्वल है, ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, R1 R2 भी सेम नहीं है, तो फिर आपको ये फार्मूला अप्लाई करना होगा। अगर आप फार्मूला भूल जाते हो तो कोई बात नहीं, KCL लगा के भी बना सकते हो। KCL जब लगाओगे बस ये इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे VA और VB का वैल्यू सेम होता है और उसका वैल्यू फाइंड आउट करने का ज़रूरत पड़ेगा, और फिर इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें इसका कुछ न्यूमेरिकल सम करेंगे, क्लियर है। इसको भी ये जो टॉपिक है इसको आप अच्छे से डिराइव खुद से कर लो, तो आपको ये फार्मूला भी याद हो जाएगा।